साल कुछ होता यूं है कि जब भी देश का बजट पेश किया जाता है उसके लगभग 2 से 3 दिन तक कई सारे नए नए अर्थशास्त्री जन्म ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मैं भी आज अर्थशास्त्री की भूमिका में आपके सामने बैठा हूं। क्या कुछ रहा है आज चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में, हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। असल में बजट तो हर साल पेश किया जाता है। सत्ता कहती है कि इस बजट के बाद देश और ज्यादा मजबूत होगा, तो वहीं विपक्ष हमेशा ये कहती नजर आती है कि ये बजट कुछ खास नहीं है, इसमें गरीब कल्याण की बात नहीं की गई है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाला काम है। बिल्कुल इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट पेश होने के बाद देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि ये बजट विकसित भारत की नींव को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसी के साथ ही इस बजट में युवा, महिलाएं, गरीब और किसानों पर खासा ध्यान दिया गया है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा, महिला, गरीब और किसानों की बात कही है, उस प्रकार अब हम एक एक करके जानेंगे कि किसे कितनी और कौन सी सौगातें दी जा रही हैं। अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाएगा। साल 2023-24 में भी मुद्रा योजना के अंतर्गत युवाओं को ऋण दिया गया था, जिससे वो खुद स्वावलंबी बन सकें। इसी के साथ सरकार द्वारा देश के युवाओं को 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा जाएगा, जो कि 50 साल तक ब्याज मुफ्त रहेगा। मतलब युवाओं को कर्ज दिया जाएगा। कुल मिलाकर सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए लोन दिया जाएगा और उस लोन पर अगले 50 साल तक किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर बजट में महिलाओं पर किए गए फोकस की बात की जाए तो सरकार द्वारा 2024 में पेश हुए अंतरिम बजट के अनुसार देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मतलब देश में रहने वाली 3 करोड़ महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय किस प्रकार से की जाए, इस पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ ही पीएम आवास योजना के अंतर्गत 70% महिलाओं को मकान आवंटित किए जाएंगे। साथ ही इस बजट में सर्वाइकल कैंसर की बार बार चर्चा की जाती है, चाहे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दोनों ने ही सर्वाइकल कैंसर पर फोकस डालती हुई अपनी अपनी बात कही है। असल में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को होने वाला एक कैंसर है, जिसका रोकथाम वैक्सीन के माध्यम से भी किया जाता है, जिसके चलते हुए साल 2024 में पेश हुए अंतरिम बजट में 9 से 14 साल की उम्र की महिलाएं या बच्चियों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। असल में ये महिलाओं को लेकर एक खतरनाक समस्या है। अगर देखा जाए तो भारत में प्रति वर्ष 90,000 सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो शासन द्वारा छोटे छोटे किसानों को दुग्ध उत्पादन या फिर पशुपालन या फिर दूध से बनी हुई सामग्री को बढ़ावा देने की बात कही गई है, जिसके चलते ही बजट में इसका अलग हिस्सा भी निर्धारित किया गया है। साथ ही तिलहन फसलें, जिनसे तेल निकलता है, वैसी फसलों को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसी के साथ ही साल 2024-25 में देश के 3 करोड़ किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलेगा। अब जरा ये भी जानते हैं कि इस अंतरिम बजट में गरीबों के हिस्से में क्या आया। भारत में रहने वाले लगभग 1 करोड़ गरीब परिवारों को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसी के साथ ही अगर बात की जाए तो दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कई सारे प्रदेश हैं जहां पर 100 से 300 यूनिट तक की बिजली कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं क्राइटेरिया पर मुफ्त में दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत साल 2024-25 में 2 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे, जो कि गरीबों को
आवंटित किए जाने हैं। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे बजट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अपनी धमक बनाई जा सकती है, या फिर भारत कैसे जल्द से जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, किस प्रकार से भारत सुरक्षित रह सकता है, इस पर भी ध्यान दिया गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में चर्चा की है IMEC के बारे में भी, जिसका पूरा नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अगर देखा जाए तो इस कॉरिडोर का उपयोग चीन की रणनीति को ध्वस्त करने के लिए है। जिस प्रकार से चीन ने अपना CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, बिल्कुल उसी तर्ज पर भारत उससे बड़ा IMEC तैयार करने वाला है, जिसके हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसके बाद से भारत का सीधा सीधा कनेक्शन रोडवेज, रेलवेज और सीवेज के माध्यम से भारत और यूरोपियन कंट्रीज में पहुंच सकता है। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान की मदद लेते हुए वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर का निर्माण करने की बात कही थी। अब भारत द्वारा तैयार किए जा रहे IMEC से यह साफ तौर पर चीन को बड़ी चुनौती है। अब सिर्फ भारत द्वारा यूरोप तक माल अकेली नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि हूती विद्रोहियों द्वारा जिस प्रकार से मालवाहक जहाजों के ऊपर हमले किए जा रहे थे, ये भारत को एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। अब चूंकि इस कॉरिडोर के माध्यम से माल सीधे सीधे तौर पर सुरक्षित रूप में भारत से यूरोप पहुंचाया जा सकता है, जिसके बाद से देश आर्थिक स्थिति में काफी और ज्यादा मजबूत होगा। देखिए, ये वैसे भी इंटरिम बजट था और मेन बजट जब नई सरकार बन जाएगी उसके बाद ही आएगा। हमको ज़्यादा इससे उम्मीदें नहीं थी कि लोक लुभावन से कोई नीतिगत फैसला सरकार अपना सुनाएगी, लेकिन सभी को ये उम्मीद थी कि डायरेक्ट टैक्सेस में एटलीस्ट सैलरीड एम्प्लॉय के लिए कोई और बेनिफिट दिया जाएगा, या GST में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कोई टैक्स कट मिलेगा। लेकिन अभी हम इंतज़ार करते हैं मेन बजट का और उम्मीद करते हैं कि शायद अगला जो मेन बजट आएगा सरकार बनने के बाद तो उसमें कुछ शायद बेनिफिट मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बजट की ये बात रही कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मुख्य रूप से खर्चा करने की बात कही है। जो कैपेक्स का पिछले साल 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था, उसको इन्होंने बढ़ाकर 11 लाख करोड़ के से ज़्यादा कर दिया है, जो कि ये दर्शाता है कि ये सरकार मूलभूत सुविधाओं को लेकर ज़्यादा सजग है और ये चाहती है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के साथ साथ लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करें, ताकि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करेंगे उससे रोड बनेंगी, पोर्ट का एक्सटेंशन होगा, एयरपोर्ट का एक्सटेंशन होंगे, नए एयरपोर्ट बनेंगे और साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये बजट और बाकी चीज़ों में बजट की जो भी घोषणाएं हुई हैं उनमें अगर सभी में देखें तो सरकार ने ये बताने की कोशिश की है कि हम इन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहे हैं। जैसे रेलवे वैगन्स में चेंजेस देख लें कि नॉर्मल जो 40,000 रेलवे वैगन्स हैं उन सभी को वंदे भारत के लिए एक्लेमेटाइज किया जाएगा, कस्टमाइज किया जाएगा। या हम टूरिज्म से बात कर ले, टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस किए जाएंगे, या कोई और जो कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, एनर्जी कॉरिडोर और आपका फ्रीड कॉरिडोर। तो ये सभी चीज़ें ये दर्शाती हैं कि सरकार मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के साथ साथ देश की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ रोजगारों पे जितना ज़्यादा हो सके उसको उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। देखिए, अगर हम गरीबों, ये सरकार बेसिकली जैसे उन्होंने बताया बजट में भी उन्होंने बताया था वित्त मंत्री महोदया ने कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के तहत वो खाद्यान्न प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये दर्शाता है कि सरकार गरीबों के लिए पैसा खर्च कर रही है, गरीबों के लिए सोच रही है। और उसी तरीके से वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को, महिलाओं को एक एटलीस्ट छत दे रही है उनको रहने के लिए, ताकि वो दिन भर काम करके आए, कहीं रहें कहीं काम करें, लेकिन उनको एक उनका स्थायी पता मिल जाए, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, झुग्गी झोपड़ी में ना रहना पड़े। और युवाओं के लिए वो स्टार्टअप्स के लिए वैसे भी मुद्रा लोन का उन्होंने बताया है कि अभी तक उन्होंने कितना ज़्यादा फंड दे दिया है और आगे भी वो नए नए मुद्रा लोन की स्कीम्स के तहत युवाओं को पैसा देंगे, युवाओं को अपने टेक से भी बनने के लिए और इनोवेटिव आइडियाज़ को और एक्सपेंड करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए लोन मिलता रहेगा। देखिए, ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये कहा है कि उन्होंने पेमेंट सिक्योरिटी सिस्टम की बात कही है कि आने वाले समय में वो ई व्हीकल को प्रमोट करेंगे और बेसिकली ई बसेस को प्रमोट करेंगे। साथ में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चार्जिंग पॉइंट है और बैटरी स्वैपिंग पॉइंट है उनसे भी रिलेटेड वो एक्सपेंस करेंगे, जो कि कैपेक्स का ही हिस्सा होगा। और साथ में वो ये हमें दर्शाता है कि लॉन्ग रन में सरकार क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है, जिसमें हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और रही बात आत्मनिर्भरता की, तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को दोहराया है अपने बजट में
कि मुख्य रूप से डिफेंस में इंडिया आत्मनिर्भर बनेगी और उस तरीके से उसमें एक्सपेंस किया जाएगा। एक्सपर्ट की राय के बाद ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये बजट युवा, किसान, महिला और गरीबों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी के बाद देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ सामान्य जनता का यह कहना है कि इस बजट में कुछ खास नहीं है, किसी भी प्रकार का नवाचार नहीं है। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद पेश होने वाले बजट में क्या कुछ और नई सौगातें मिलती हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।